तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज फिर से एक बार हम साइकेट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके सामने। उस टॉपिक का नाम है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं साइकेट्रिक में इस टॉपिक के बारे में, और नहीं सुना है तो आज हम आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से सुना देंगे कि वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी चीज़ आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एग्जामिनेशन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट भी कहते हैं। यानी साइकेट्रिक पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे होता है। सर, साइकेट्रिक पेशेंट का एग्जामिनेशन क्या प्रोसेस होती है। जैसे देखो, अब अपन क्या है, साइकेट्रिक वार्ड में बैठे हैं, वहाँ दबदबा किसका होता है, साइकेट्रिस्ट का या साइकेट्रिक नर्स का। तो अगर मान लो वहाँ पर नर्स है और कोई साइकेट्रिक पेशेंट आया तो आप कैसे पता लगाओगे, सॉरी कोई क्लाइंट आया तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो क्लाइंट साइकेट्रिक पेशेंट है या फिर नहीं। उसका एग्जामिनेशन होगा, उसकी कोई ना कोई डायग्नोसिस डिटेलिंग होगी। तो वो कैसे होती है उसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट किए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। वो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप्स हमें डील करना पड़ता है कि पता लगाने के लिए कि व्यक्ति साइकेट्रिक है या फिर ऐसे ही उसको घर वाले पकड़ के ज़बरदस्ती ले आए कि भाई परेशान कर रहा है तो पागलखाने भेज देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आप जानते हैं कि एक लीगल प्रोसेस होती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट तक की प्रोसेस होती है। अगर जब किसी व्यक्ति को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डालना होता है तो उसके लिए हम ऐसे ही किसी पेशेंट को आप अंदर नहीं डाल सकते। तो उसकी प्रोसेस होता है ना, उसमें कंपोनेंट होते हैं कुछ। तो वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आइए एक एक करके हम उसको डील करते हैं। तो आइए, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंस्पेक्शन। हम सभी जानते हैं इंस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया। इंस्पेक्शन का मतलब हो गया जनरल अपीयरेंस। यानी आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार सारे के सारे कंपोनेंट लिखा देता हूँ। जैसे कि आपने सबसे पहला कंपोनेंट हो गया आपका इंस्पेक्शन। दूसरा कंपोनेंट है इसमें मूड एंड इफेक्ट। तीसरा है परसेप्शन। चौथा है थॉट। पांचवा है मेमोरी। छठा है मोटर फंक्शन। सातवां है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। सातवां है जजमेंट। और आठवां है आपका इनसाइट। तो ये जो है ना 7-8 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कंपोनेंट है। इन्हीं कंपोनेंट के आधार पर हम एक एक को हम पढ़ेंगे आराम से। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है तो एक वीडियो में तो नहीं होगा। तो इन एक एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हम किसी व्यक्ति में ये स्टेटस एग्जामिन कर पाएंगे कि वो व्यक्ति का जो मेंटल स्टेट है वो साइकेट्रिक की तरह है या फिर नहीं है। अब देखो, ये जो सारे के सारे एग्जामिनेशन है ना, 9-10 जितने भी एग्जामिनेशन है, ये सब के सब हमें कितने मिनट में करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। इन सब को डील करने के लिए एक नर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय होता है, ठीक है। और आगे आइए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपके, इन सभी को डील करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट होते हैं। आगे चलते हैं, अब इसको एक एक डील करते हैं। सबसे पहले आपका है जनरल अपीयरेंस, ठीक है। अब सर जनरल अपीयरेंस क्या है या इंस्पेक्शन क्या है। देखो, इंस्पेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंडामेंटल में भी हमने पढ़ा है कि हम सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यानी उसका जनरल अपीयरेंस देखते हैं, रहने का तरीका कैसा है व्यक्ति का, एक नॉर्मल पर्सन की तरह है या अबनॉर्मल है। यानी भाई साहब ने मान लो आधे बाल कटवा रखे हैं सर के, या एक जूता इधर पहन रखा है एक जूता इधर पहन रखा है, ठीक है, या फिर उसने शर्ट उल्टा पहन रखा है जानबूझ के, या फिर ऐसी कोई हरकतें हैं जो उसका जनरल अपीयरेंस अलग करती है नॉर्मल पर्सन से, तो उस पेशेंट को हम साइकेट्रिक की कंडीशन में डालेंगे। ये सबसे पहला प्रोसेस है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस किसका, या फर्स्ट कंपोनेंट कह सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट किसका, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है। तो किसी भी साइकेट्रिक जब नर्स जब एग्जामिनेशन करती है ना, तो सबसे पहले कंपोनेंट वो क्या देखती है, यही देखती है। अब ये हमारा जनरल अपीयरेंस हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास मूड एंड इफेक्ट, ठीक है। अब मूड एंड इफेक्ट में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है
ये मूड एंड अफेक्ट हम डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम डील क्या करते हैं, इमोशन। यहाँ पर सेकेंड हेडिंग क्या लगेगी हमारी, इमोशन। अब सर इमोशन क्या होता है? इमोशन होता है अ स्टेट ऑफ फीलिंग, यानी एक व्यक्ति जो अपने अंदर फील कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। व्यक्ति की जो फीलिंग्स है ना, हर किसी की फीलिंग्स होती है अपने अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशन। अब कौन कौन सी फीलिंग्स होंगी सर? तो जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हैप्पी है, ये भी एक फीलिंग है, या कोई दुखी है, सैड है, तो भी फीलिंग है। या फिर आप मान लो उसको, किसी व्यक्ति को कोई गुस्सा आया या इरिटेशन हो रहा है किसी व्यक्ति को, या कोई मान लो लव है, तो ये सब के सब क्या है, इमोशन की, फीलिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब क्या है, अलग अलग इमोशंस हैं। तो इमोशन को हमने कैसे डिस्क्राइब किया है कि स्टेट ऑफ फीलिंग, और कौन कौन सी फीलिंग्स, हैप्पी, सैड, एंगर, इरिटेशन, लव, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इमोशन। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मोस्ट कॉमन इमोशन जो है, मोस्ट कॉमन इमोशन जो है वो कौन सा है, लव। इंपॉर्टेंट है, यानी जो सबसे कॉमन इमोशन जो देखने को मिलता है वो कौन सा है, लव। अपने पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इमोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, और वो जो हम यहाँ पर डील करना चाहते थे, एक तो कौन सा, इफ़ेक्ट, और दूसरा कौन सा, यहाँ पर आ गया आपका मूड। यानी इसके भी दो टाइप है। अब इफ़ेक्ट और मूड होते क्या हैं, देखो। अब इफ़ेक्ट और मूड को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में। जैसे कि जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो एक प्रकार का शॉर्ट पीरियड ऑफ इमोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्ट पीरियड इमोशन। यानी ये इमोशन जो होगा ना वो कुछ समय तक के लिए ही होगा। ठीक है। जैसे कि आपकी कोई भी आउटर फीलिंग्स हो गई, जैसे कोई भी, जैसे आपको गुस्सा आया तो आपने अपने फेस पे दिखा दिया, तो आप उसको लंबे समय तक थोड़ी रख सकते। गुस्सा आया तो थोड़ी देर आपने अपना मुंह ऐसा कर लिया, गुस्से की तरह, गुस्से वाला मुंह बना लिया, लंबे समय तक रख सकते हो क्या, या तो वो तो अबनॉर्मलिटी है फिर। तो उस, ये एक प्रकार का शॉर्ट पीरियड ऑफ इमोशन जो है उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्ट। और दूसरी बात, इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फीलिंग। यानी हम क्या करा रहे हैं, फील करवा रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं अपने चेहरे पे, तो हो गई ऑब्जेक्टिव फीलिंग। दूसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके एक एग्जांपल लिख लो आप, फेशियल एक्सप्रेशन। यानी जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। अब आ जाओ मूड, जस्ट इसका अपोजिट। ये शॉर्ट पीरियड था। अब मूड जो है ना वो अंदर होता है। अंदर यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्टिव होता है, यानी आप अंदर ही अंदर फील करते हो उसको। दूसरा, अंदर फील करते हो तो लंबे समय तक आप उसकी फीलिंग ले सकते हो, यानी आप उसको क्या कर सकते हो, ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म इमोशन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक रहने वाला इमोशन है। तीसरा, अब इमोशन को आप, मूड को बाहर दिखा सकते हो क्या, नहीं, तो ये क्या है, एक प्रकार का इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको मैंने बता दिया इमोशन। इमोशन के दो टाइप बता दिए, इफेक्ट और मूड। नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट अब हम यहाँ देखेंगे कि जो अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि जो आपका इमोशन है, ठीक है, उसको जनरेट कौन करेगा, यानी इमोशन को जनरेट कौन करेगा, और दूसरा इमोशन कौन बनाएगा, और दूसरा इमोशन को कंट्रोल कौन करेगा। भाई इमोशन कहाँ पर आने हैं, कहाँ पर कौन सा इमोशन दिखाना है, तो ये कौन कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले जो इमोशन जनरेट करने का जो काम है ना, वो है लिम्बिक सिस्टम का, लिम्बिक सिस्टम। और दूसरा, जो इमोशन को कंट्रोल करने वाला जो सेंटर होता है ब्रेन में, वो होता है फ्रंटल लोब। तो ये आप ध्यान रखना, दो है यहाँ पर, इमोशन जनरेट कौन करता है और इमोशन को कंट्रोल कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ इमोशन। यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ इमोशन। यानी अब आप इमोशन को एग्जामिनेशन कैसे करोगे। तो इमोशन का जो एग्जामिनेशन है ना, एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इमोशन को जो एग्जामाइन करने का जो तरीका है ना, उसमें भी कुछ टाइप है, इसके भी 5 टाइप होते हैं। ठीक है, तो एग्जामाइन करने के लिए इमोशन के लिए भी क्या है, 5 टाइप है। कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप इमोशन को एग्जामाइन कर सकते हैं क्वालिटी के अनुसार, यानी क्वालिटी ऑफ इमोशन के अनुसार, यानी कोई पर्सन हैप्पी है या फिर शेड है, कैसा है, उसके अनुसार। दूसरा, आप इसके अंदर देख सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन, यानी इमोशन में कितना बदलाव आया है, बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन के आधार पर।
तीसरा यहाँ पर है आपका, वो होता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशन, यानी जो आपके इमोशन है वो सिचुएशन के अनुसार है या नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशन। चौथा जो है वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि उस मतलब जो सिचुएशन है वैसा इमोशन एक नहीं है, मतलब जो इमोशन है उसके अनुसार फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे इमोशन तो हैप्पीनेस का है और इमोशन जो फीलिंग्स आ रही है वो सैड आ रही है, तो जो कॉन्ग्रुएंसी है वो उसमें मैटर करती है, तो उसके अनुसार भी हमें देखना पड़ेगा। इसे आप रिलेशन बिटवीन मूड एंड थॉट भी कह सकते हैं। जैसे थॉट कैसी आ रही है और मूड कैसा है, तो ये ठीक है। और लास्ट इसको पांचवा जो पॉइंट है इसका वो है अदर, यानी एक और अदर होते हैं जिनमें दो और टाइप है। तो एग्जामिनेशन करने के लिए आपको 5 क्राइटेरिया ध्यान रखना है। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ इमोशन, दूसरा है फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन, तीसरा है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशन, चौथा है कॉन्ग्रुएंसी और पांचवा अदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनमें सबसे पहला टाइप है आपका क्वालिटी ऑफ इमोशन। क्वालिटी ऑफ इमोशन यानी क्वालिटी ऑफ इमोशन क्या है? ये सबसे पहले इमोशन क्या होता है? इमोशन होता है स्टेट ऑफ फीलिंग। और फीलिंग्स कितनी तरह की होती है मेरे भाई? हमने 2 फीलिंग्स यहाँ पर डिस्क्राइब की है। एक होती है आपकी हैप्पी, एक पर्सन हैप्पी फील करेगा या करेगा सैड, 2 तरह की फीलिंग हमने यहाँ मान ली। यहाँ पर अब देखना, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? एलिवेशन ऑफ मूड, यानी किसी का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। एलिवेशन का मतलब ऊपर होना, ऊपर यानी खुशी होना, ठीक है। और दूसरा सैडनेस का मतलब क्या होता है कि लो मूड, किसी का व्यक्ति का जो मूड है वो कैसा है? लो। वो पर्सन कैसा फील कर रहा है अपने अंदर? लो फील कर रहा है, यानी कमज़ोर फील कर रहा है। अब मान लो किसी व्यक्ति के अंदर 7 दिन से ज़्यादा अगर हैप्पीनेस हो रही है, वो एलिवेटेड रह रहा है मूड उसका 7 दिन से ज़्यादा, ठीक है, बिना किसी रीज़न, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेनिया। क्या कहेंगे? मैनिक पेशेंट, मेनिया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का जो मूड है वो 15 दिन से ज़्यादा, 15 डेज से ज़्यादा अगर वो लो फील कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिप्रेशन। समझ गए आप डिप्रेशन क्या होता है और मैनिक क्या होता है? यानी अगर व्यक्ति, हमने देखा क्वालिटी ऑफ इमोशन में 2 टाइप होते हैं, एक होता है हैप्पी और दूसरा होता है सैड। हैप्पी जो है उसके अंदर एलिवेशन होगा मूड का, यानी मूड बहुत ज़्यादा खुश होगा, प्रभावित होगा। सैडनेस में क्या होगा? व्यक्ति लो फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, अनकॉन्फिडेंट फील करेगा। अब किसी व्यक्ति का मूड अगर 7 दिन से ज़्यादा एलिवेटेड रह रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मेनिया, उस डिसऑर्डर को। और अगर किसी व्यक्ति का जो मूड है वो 15 दिन से ज़्यादा तक अगर लो फील कर रहा है, सैड है, तो उसे हम कहेंगे डिप्रेसिव पेशेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मेनिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मेनिया में क्या होता है? स्टेजेस ऑफ मेनिया इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ मेनिया होती क्या है? स्टेजेस ऑफ मेनिया कितनी स्टेज होती है? तो यहाँ पर 4 स्टेज होती है मेनिया की। इसकी ट्रिक होती है 4E। 4 इसकी ट्रिक होती है। पहला E यानी यूफोरिया, दूसरा E यानी इलेशन, तीसरा E यानी एक्सिलेशन, और चौथा E यानी कि होता है एक्टेसी। थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, आगे से हम सुधारेंगे। आज आप प्लीज़ एडजस्ट करें इस चीज़ को। मैं सॉरी बोलता हूँ आपको इस चीज़ के लिए, लेकिन अब आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कल से हम इसके लिए भी कुछ करेंगे। अब देखो, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। मेनिया की जो स्टेजेस है ना, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। यानी एक पर्सन सबसे पहले यूफोरिक स्टेज में आएगा, फिर एक्सेलेशन स्टेज में, फिर इलेशन में, और फिर एक्टेसी। अब साहब होता है क्या ये? तो आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूफोरिया की। यूफोरिया का मतलब होता है कि हैप्पीनेस, यानी कोई व्यक्ति बिना किसी रीज़न के हैप्पी है। यूफोरिया का मतलब है कि कोई भी कारण नहीं है लेकिन व्यक्ति ऐसे ही खुश है। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ मेनिया। यूफोरिया है फर्स्ट स्टेज। दूसरा है आपका इलेशन। इलेशन में क्या होता है कि यूफोरिया और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे यूफोरिया तो हो गई होगा, यानी पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेगा। उसके साथ साथ पर्सन की जो साइकोमोटर एक्टिविटी है ना, साइकोमोटर एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखें आप। यानी उस व्यक्ति की यूफोरिया प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी अगर बढ़ रही है, यानी बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा उसकी
एक्टिविटी बढ़ गई है। यानी मान लो क्या हो गया, जैसे पर्सन क्या हो गया, टॉकेटिव हो गया, यानी बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, खुश होते होते बातें कर रहा है, या वायलेंट हो गया है, थोड़ा झगड़ालू प्रभावित का हो गया, या बहुत ज़्यादा चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, उस कंडीशन को हम कहेंगे इलेशन। आ जाओ तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन का मतलब है एक्सेलेशन। क्या है? एक्सेलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। एक्सेलेशन में क्या होता है, यूफोरिया भी होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ गई, इसके साथ साथ क्या होंगे, थॉट भी बढ़ जाएंगे, व्यक्ति के थॉट आसमान में चले जाएंगे। यानी उसको कैसे थॉट आएंगे, सुप्रीम थॉट आएंगे, यानी बोलेगा भाई मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, वैसा वाले थॉट आएंगे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये संसार मेरे बिना अधूरा है, ऐसे थॉट्स आने लग जाए ना, तो वो कैसी थॉट्स हैं, सुप्रीम थॉट है। और इसे हम साइंटिफिक टर्म या अपने साइकेट्रिक में बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी। आगे आएगा जब हम आगे वीडियोस में देखेंगे तब। इल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी, ये ध्यान रखें। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी होता है सुप्रीम थॉट। सुप्रीम थॉट आते हैं आपके एक्सेलेशन फेज में। एक्सेलेशन में आपके यूफोरिया, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, प्लस थॉट का भी इंक्रीमेंट होता है। ये है इसकी थर्ड स्टेज। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेज, दो की है एक्टेसी। यहाँ पर देखो, अब यहाँ सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, देखो समझना, यहाँ कैसे सब उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, इसमें किसमें, यूफोरिया में। यूफोरिया में क्या हो रहा है, साइकेट मोटर एक्टिविटी बढ़ रही है। इधर भी देखोगे तो साइको मोटर एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे पर्सन जो है ना, वो फील करेगा कैसा, ब्लिसफुल, यानी उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी फीलिंग आएगी। वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो क्या ही होगा जीवन में, बिना किसी कारण इतना खुश हो जाएगा। अब देखो, पागलों के ही कारण है, बिना किसी कारण का खुश कौन होता है, पागल ही होता है। तो उसको ब्लिस, BLISS, ब्लिस है ये, यानी परमानंद हो जाएगा उस व्यक्ति को। तो और क्या होगा, इसमें जो मोटर एक्टिविटी है ना, उसमें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो आपकी मोटर एक्टिविटी है ना, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी उस पर्सन को क्या कहेंगे हम, स्टूपर हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टूपर, यानी मोटर एक्टिविटी पर्सन की क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं स्लो मोटर एक्टिविटी, स्टूपर। ठीक है, और इसे हम पूरी कंडीशन को बोलते हैं मैनिक स्टूपर। क्या बोलते हैं, मैनिक स्टूपर। तो मैनिक स्टूपर किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, फोर्थ स्टेज ऑफ मेनिया, दैट इज एक्टेसी। एक्टेसी में क्या होगा, पर्सन को परमानंद होगा। ठीक है, पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और उसके साथ उसकी मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं स्टूपर, और पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैनिक स्टूपर। तो यहाँ पर आपको एक मैं ड्रग बता देता हूँ जो कि एक्टेसी में यूजफुल है। ठीक है, या जो एक्टेसी से एक्टेसी करती है, जैसे कि एक एक्टेसी की ड्रग आप ध्यान रख लेना, एक्टेसी ड्रग है, वो है MDMA। MDMA मतलब मिथाइलिन डिऑक्सी मेथा एम्फिटामाइन, मिथाइलिन डिऑक्सी मेथा एम्फिटामाइन जो है, ये ड्रग है जो कि आपके एक्टेसी ड्रग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अगर हम देखें, नेक्स्ट अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अपने पहला पॉइंट देख लिया क्वालिटी वाला इमोशन का, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, वो है आपका फ्लक्चुएशन। ठीक है, यानी अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएशन की। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वेरिएशन इन मूड, यानी एक व्यक्ति के मूड में परिवर्तन, बदलाव कितना आ रहा है। अब बदलाव आएगा या ना भी आए, आपने देखे होंगे कुछ व्यक्ति अपने जीवन में जो कभी अपने इमोशन को बाहर नहीं लाते हैं, उनके इमोशन दिखते ही नहीं है, उनके इमोशन ही नहीं बनते, ऐसे ही बताओ तो। और ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसे आपने लड़कियों के अंदर देखा होगा, जहाँ पर इमोशन पल पर बदलेंगे। एक पॉइंट पे अदल इमोशन है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ हंस रही है, आगे जाके रोने लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी वेरिएशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी दो प्रकार के आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे साहब। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ इमोशन को अगर आप समझें, या वेरिएशन ऑफ मूड को अगर आप समझें, तो ये दो प्रकार के होंगे। एक जिसमें एक्सेसिव वेरिएशन हो रहा है, एक्सेसिव क्या होंगे, वेरिएशन होंगे, मतलब मूड बदलेंगे, फटाफट बदलेंगे मूड, चुटकी बजाते ही। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेबाइल इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है सर आपका नो वेरिएशन ऑफ मूड, यानी और उस मूड में क्या होगा, कोई भी
ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कोई वेरिएशन नहीं आएगा मूड में। अब कोई वेरिएशन नहीं आएगा मतलब क्या हो रहा है, उस पर्सन को कौन सा इफेक्ट आ रहा है, फ्लैट इफेक्ट। आप ध्यान रखना, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। एक यानी मूड में परिवर्तन आए ना, फ्लक्चुएशन होना। फ्लक्चुएशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन, एक नो फ्लक्चुएशन। कोई बदलाव नहीं आएगा मूड में, जैसे मूड है वैसे ही रहेगा, वैसा है फ्लैट इफेक्ट। दूसरा, बहुत ज़्यादा मूड बदल रहे हैं, यहाँ मूड हंस रहा है, मान लो एक पर्सन है जो 1 मिनट पहले हंस रहा था, दूसरे मिनट पहले ऐसे ही रोने लग गया, तीसरे मिनट पहले ऐसे ही गुस्सा हो रहा है, मतलब फटाफट मूड बदल रहे हैं, उस पर से उस इफेक्ट को कहेंगे लेबाइल इफेक्ट। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब आपका जो लेबाइल इफेक्ट है, इसमें अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो इसको एक और नाम से जानते हैं। लेबाइल इफेक्ट को बोलते हैं फ्रेजाइल इफेक्ट, नाम ध्यान रखना है, फ्रेजाइल इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें फ्लैट इफेक्ट के बारे में, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। दो चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी सर? फ्लैट इफेक्ट का मतलब क्या है यार, एक मिनट, फ्लैट इफेक्ट का मतलब क्या है? फ्लैट इफेक्ट का मतलब है नो वेरिएशन इन मूड, नो वेरिएशन, ठीक है, मूड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब ये मेनली किस कंडीशन में देखने को मिलता है? सीजोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं ना, सीजोफ्रेनिया होता है जिनको, उन कंडीशन में ये देखने को मिलती है ये कंडीशन। तो सीजोफ्रेनिक पेशेंट में आपको कोई भी मूड में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें एक इफेक्ट और आता है जो आता है ब्लंट इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर देखो, ब्लंट इफेक्ट भी सेम है, इसी की तरह ही है, फ्लैट इफेक्ट की तरह, इसी में भी कोई भी इमोशन में बदलाव नहीं आएगा, सेम एज फ्लैट इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अलग है वो ये है कि फ्लैट इफेक्ट में तो 100% इमोशन लॉस होगा। यानी मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे जो आपका फ्लैट इफेक्ट है उसमें 100% इमोशन लॉस है, और जो ब्लंट इफेक्ट है उसमें सिर्फ 90% इमोशन ही लॉस हो रहे हैं, यानी रिमेनिंग 10% इमोशन क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आप ब्लंट इफेक्ट और फ्लैट इफेक्ट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है इमोशन एग्जामिनेशन का, वो है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब व्यक्ति का जो इमोशन है यानी जो मूड है उसका रिलेशन किसके साथ, सोशल सिचुएशंस के साथ। सोशल सिचुएशन के साथ उसके मूड से क्या रिलेशन है? सोशल सिचुएशन क्या होती है, जैसे कोई मान लो कहीं पर कोई डेथ हो गई या फिर कहीं कोई मैरिज है, ये अलग अलग सिचुएशन है। अब मूड, जैसे मान लो जहाँ डेथ हुई, जहाँ पर कहीं पर भी डेथ हुई ना, ये सोशल सिचुएशन है, तो वहाँ पर मूड क्या होगा उस व्यक्ति का, सैड होगा, दुखी होगा, वो रोएगा, क्राई करेगा। दूसरा, अब मान लो कोई मैरिज है, कहीं शादी है, या कहीं मान लो बर्थडे पार्टी है, ऐसी कंडीशन में पर्सन रोएगा क्या? क्यों रोएगा भाई? हंसेगा, यानी हैप्पी होगा पर्सन, खुश होगा। अब इस कंडीशन में यानी सोशल सिचुएशन के अनुसार अगर मूड बन रहे हैं तो उसका मतलब तो ये क्या है, एक प्रकार का कौन सी कंडीशन है सर? तो ये कंडीशन हो गई आपकी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशन। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट सर ये होगा कि मान लो जो सोशल सिचुएशन है उसके विपरीत मूड बन रहा है, उसे हम कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे इन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मूड। यानी सिचुएशन, सोशल सिचुएशन एंड मूड, इनके बीच में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है सर। इसमें आप मार भी खा सकते हैं। कैसे? मैं सर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो सिचुएशन क्या है, डेथ की है, सोशल सिचुएशन है डेथ, कहीं मौत हो गई। अब मौत में तो जनरली अप्रोप्रिएटनेस के अनुसार तो आपको रोना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, हंस रहे हो सर, तो मार ही खाओगे। या मान लो किसी का बर्थडे पार्टी है और आप वहाँ जाके रोने लग गए, खुशी के आंसू नहीं, रोने लगे, सैड फील कर रहे हो, तो मार खाओगे। तो ये कंडीशन है जो इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मूड दर्शाती है। ठीक है, तो ये पर हम यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट भी इसका समझ लिया। अब ये जनरली मैं आपको बताऊं तो ये इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मूड किस कंडीशन में देखने को मिलता है? सेम सीजोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है। जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनमें इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मूड देखने को मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन जो है उसके आगे चलते हैं, उसमें कॉन्ग्रुएंसी। अभी अप्रोप्रिएटनेस में क्या था, मूड और सोशल सिचुएशन का रिलेशन था। अब यहाँ पर क्या है, मूड और थॉट का रिलेशन है। ठीक है, मूड और थॉट का रिलेशन, जैसे कि
मान लो मैं बताऊँ, यहाँ पर आपको लिखूँ मूड और यहाँ पर मैं लिखूँ थॉट। जैसे अब कोई पर्सन मैनिक पेशेंट है, ठीक है, मेनिया है उस पेशेंट को, ठीक है, यानी एक्सेसिव हैप्पीनेस है, भाई साहब बहुत खुश है। अब खुश है तो उनमें होगा क्या भाई, कॉन्ग्रुएंसी, यानी मेल जोल होगा कि नहीं होगा, मूड के अनुसार थॉट आएंगे। जैसे कि मान लो मूड है खुशी का, तो कैसे थॉट आएंगे, सुप्रीम थॉट आएंगे भाई साहब। अपने आप को क्या समझेगा, बॉस समझेगा, सबका बॉस समझेगा, सुप्रीम थॉट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा बोले कैसे सोचेगा कि मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो क्या हूँ, दुनिया में सबसे पावरफुल हूँ, आई एम द ग्रेट, मैं बहुत महान हूँ, ऐसे मूड आएगा। तो ये तो क्या है, कंडीशन के अनुसार, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मूड दर्शा रहा है। अब क्या हो जाए, मान लो व्यक्ति को क्या हो जाए, जैसे दूसरा क्या है, मान लो डिप्रेसिव पेशेंट है, मान लो क्या है, डिप्रेसिव है, डिप्रेस है, तो डिप्रेस पेशेंट में कैसे आएंगे आपके थॉट, लो थॉट आएंगे। अपने आप को कैसा महसूस करेगा, पुअर, गरीब महसूस करेगा पर्सन, ठीक है। तो इन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये जो कंडीशन है ना, ये दो कंडीशन, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थॉट। यहाँ पर मैं एक सेकेंड, इन कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इन कंडीशन को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थॉट, यानी एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। अब साहब हो जाए क्या कि ये मूड जो है ना, वो इनमें डिसऑर्डर आ जाए, यानी इनमें कोई अबनॉर्मलिटी आ जाए। तो इनका जो डिसऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है कि मान लो अब मूड गया है, यहाँ पर पर्सन मैनिक है, वो ज़्यादा खुश है, लेकिन साहब पेशेंट को जो थॉट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, गरीबी वाले, डिप्रेशन वाले, पुअर फील कर रहा है, या फिर आप लो फील कर रहा है, ठीक है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो और दूसरा डिप्रेसिव जो पेशेंट है उसको सुप्रीम थॉट्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंसी दर्शा रहे हैं, यानी मूड इनकॉन्ग्रुएंसी ऑफ थॉट्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, मूड के अनुसार थॉट्स नहीं आएंगे, अलग थॉट आएंगे, डिफरेंट अपोजिट थॉट्स आएंगे, उसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंसी ऑफ थॉट्स। लास्ट अब फाइनल, और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म करेंगे हम, वो है अदर टर्मिनोलॉजी। हमने 5 पॉइंट जो देखा था, अदर टर्मिनोलॉजी, ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब क्या होता है, साफ साफ समझ लो, लॉस ऑफ प्लीजर, यानी पहले जिस काम में संतुष्टि मिलती थी अब उस काम में संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे कि पहले कोई एक काम था, जैसे पहले मेरे को जिम जाने का शौक था, मैं जिम जाया करता था, अपने हेल्थ बनाने का मुझे बहुत शौक था, मुझे उसमें आनंद मिलता था। लेकिन अब मुझे उसमें शौक नहीं रहा, ठीक है, अब मुझे उसमें कोई भी शौक नहीं रहा, यानी मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ में। तो ये एक प्रकार का कैसा आ गया, एनहेडोनिया हो गया, यानी मैं रोज़ फॉलो करता था उस रूटीन को, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, अचानक उसको बंद कर दिया है। तो ये किस कंडीशन में होगा, अगर खुश हूँ तब तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब मैं डिप्रेसिव फील करूँगा, यानी जब डिप्रेशन में होएगा पेशेंट, तो वो क्या करेगा, ये सब काम करेगा, यानी जिम जाना छोड़ देगा, एक दिन अपने उन इंटरेस्ट को भूल जाएगा जो उसको बहुत ज़्यादा पहले प्रभावित करते थे। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनहेडोनिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका जो इमोशन लॉस है उसे हम क्या कह रहे हैं, एनहेडोनिया कह रहे हैं। यह समझ गए। नेक्स्ट फाइनल टर्मिनोलॉजी आपकी जो है वो है दूसरा, एलिजीथाइमिया। यह क्या है, एक प्रकार का एक मूड और क्या है, थॉट का डिसऑर्डर है, यानी इसमें मूड और थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी कि पेशेंट में क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली किसका है, थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ना, वो उसमें थॉट्स तो डेवलप होते हैं, यानी थॉट्स तो आएंगे, लेकिन उनको क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी उसके वर्बली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वर्ड से उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या आप कह सकते हो लेक वर्ड टू एक्सप्रेस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होंगे, या दूसरों के इमोशन ना समझ पाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एलिजीथाइमिया। यानी थॉट बनेंगे, पेशेंट अनेबल टू एक्सप्रेस ओन थॉट, यानी अपने खुद के थॉट को पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा या एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दूसरा, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाएगा, खुद के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरों के समझ नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी के साथ अगले लेक्चर में, अगले परसेप्शन देखेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, 3-4 वीडियो इसके बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।